जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल में। आज फिर से हमारे जीएस के 20 क्वेश्चन की सीरीज हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पढ़ते हैं। डेयरी आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आती है? डेयरी मतलब जहां पर क्या हम दूध वगैरह, दूध, पनीर, दही हम क्या उस डेयरी से खरीदते हैं। आई बात समझ में आप लोगों को? फिर से प्रश्न रिपीट करती हूँ। डेयरी आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आती है? ठीक है, चलिए कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर दीजिए। तृतीयक, प्राथमिक, माध्यमिक या चतुर्थ? तो, तो देखिए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्राथमिक। कल ही मैंने आपको बताया था कि जो कच्चा माल होता है जो प्रकृति से हमें डायरेक्ट मिलता है वह सभी काय में आता है, तो वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। जैसे लकड़ियां, सूखी लकड़ियां जो हम जंगल से लेकर आते हैं ना, वो सारी चीजें काय में आती है? प्राथमिक क्षेत्र में आती है। तो डेयरी डेयरी के जो प्रोडक्ट है वो काय में आएंगे? प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे। ठीक है, अगर मैं मध्यम की बात करूं तो ये हो जाता है हमारा औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र जहां हमारे कच्चे माल को एक नया रूप दिया जाता है, फिनिशिंग दी जाती है। ठीक है, जैसे अगर मैंने जंगल से कुछ लकड़ियां मैं लेकर आई हूँ, अगर मैंने उसको क्या किया, बढ़िया से उसकी चेयर बना दी, तो मैंने क्या किया, कच्चे माल से उसका यूज करके एक प्रॉपर शेप दे दिया उसको, ताकि क्या हो सके, मैं उससे उसे बेचकर उससे पैसा कमा सकूं। आई बात समझ में आप लोगों को? चलिए, अगर मैं तृतीय की बात करूं तो इसमें क्या आ जाता है हमारा? बीमा ले लो आप। ठीक है, बीमा या फिर मुझे मेरी जितनी भी चेयर्स है इनको क्या करना है, एक जगह से दूसरी जगह पे इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है, तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती है? तो यह आती है तृतीयक में। ठीक है, और अगर चतुर्थ की मैं बात करूं तो इसके अंदर जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम है, ठीक है, गवर्नमेंट की क्या है, योजनाएं हैं, वो सब किसके अंतर्गत आती है? तो वह आती है चतुर्थ में। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस भारतीय जन आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा से हुई? उत्तर दीजिए मुझे जल्दी से। किस भारतीय जन आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा से हुई? बताइए जरा। तो इसका उत्तर लिखिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कब शुरू हुआ था? 1930 में। आई बात आपको समझ में? दांडी 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 मार्च को हम क्या कहते हैं? नमक सत्याग्रह। आई बात समझ में? और ये भी कब शुरू हुआ था? तो 1930 में। ठीक है, चलिए अब हमें क्या दिया? खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन किनके द्वारा शुरू किया गया था? तो 1919 में मोहम्मद अली और शौकत अली। ये दोनों क्या है? ये दोनों भाई है। ठीक है, इन्हें अली ब्रदर्स भी कहा जाता है। किनने करी थी? मोहम्मद अली और शौकत अली ने। ये असहयोग आंदोलन तो ये हुआ था 1920 में। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन तो 1942 में इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। आई बात आप लोगों को समझ में? चलिए, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए जरा। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है उड़ीसा। आई बात आप लोगों को समझ में? उड़ीसा क्या है? 50% बॉक्साइट क्या करता है? जनरेट करता है, प्रोड्यूस करता है, उत्पादक है किसका? बॉक्साइट का है। ठीक है, बॉक्साइट किसका अलॉय है? तो एल्यूमिनियम का।
आई बात आप लोगों को समझ में? अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में चूना पत्थर मिलता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में क्या मिलता है? हीरे। पन्ना डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, क्या मिलता है? हीरे की खदानें हैं हमारे यहाँ। ठीक है, और झारखंड में क्या मिलता है? तो तांबा, लोहा। ठीक है, लोह अयस्क कर लीजिए। ठीक है, क्या मिलता है? तांबा, लोह अयस्क। बिहार में चूना पत्थर। ठीक है, कोयला भी मिलता है। बॉक्साइट सबसे ज्यादा कौन से राज्य में मिलता है? तो ओडिशा में मिलता है। ठीक है, 50% से ज्यादा। आई बात समझ में? बिहार में चूना पत्थर कोयला। मध्य प्रदेश में हीरे मिलते हैं, हीरे की खदानें हैं हमारे यहाँ पन्ना डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और कोयला भी हमारे यहाँ मिलता है। अब देखिए, कोयले भी क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है जो हमें प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, जो ठोस होते हैं एकदम, जिसको सॉलिड कहते हैं। एकदम क्या होते हैं? ठोस, जो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। और एक कोयला कौन सा होता है? जो हमें लकड़ी को जलाने से मिलता है। आई बात आप लोगों को समझ में? चलिए नेक्स्ट। भारत ने पहली बार किस वर्ष ओलंपिक खेलों में भाग लिया था? उत्तर दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में। भारत ने पहली बार किस वर्ष ओलंपिक खेलों में भाग लिया था? तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत ने सन 1900, जी हाँ, सन 1900 में क्या किया था? ओलंपिक्स खेलों में भाग लिया था। आई बात आप लोगों को समझ में? सबसे पहले भारत ने कब लिया था? तो 1900 में भाग लिया था। अगर मैं ओलंपिक खेलों की बात करूं तो ओलंपिक खेलों की बात कब मानी जाती है? 1897। कहाँ हुई? एथेंस। एथेंस कहाँ है? आई बात आप लोगों को समझ में? ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? तो 1897 में हुई। कहाँ पर हुई? तो एथेंस। एथेंस कहाँ है? तो ग्रीस। आई बात आप लोगों को? अभी देखिए, हाल फिलहाल में ओलंपिक गेम्स हुए हैं, है ना? तो उसको हमने क्या नाम दिया? पेरिस ओलंपिक। पेरिस, क्योंकि पेरिस में इसका आयोजन हुआ। पेरिस में। पेरिस ओलंपिक। यह कौन सा संस्करण? ओलंपिक का कौन? क्या ओलंपिक का पेरिस ओलंपिक कौन सा संस्करण था? 33वां संस्करण था। यह आपको अच्छी तरीके से एकदम ही रट लेना है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में देखने को, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन। ये अभी पेरिस पेरिस ओलंपिक अभी हाल फिलहाल में ही हुआ। तो आपको क्या करना है? ये याद रखना है। ये पेरिस ओलंपिक कौन से नंबर का 33वें नंबर का संस्करण था। भारत में भारत ने इसके कितने पदक जीते? तो भारत ने कुल मिला के इसके 6 पदक जीते। कितने पदक जीते? 6। ठीक है, एक क्या जीता है? सिल्वर। ठीक है, और बाकी के 5 ब्रोंज। एक सिल्वर और बाकी के 5 क्या जीते हैं हमने? ब्रोंज। अगर हम रैंकिंग की बात करें कि पेरिस ओलंपिक में भारत की क्या रैंक रही, ये तो रैंक रही हमारी 70। आई बात आप लोगों को समझ में? कौन सी रैंक रही हमारी? 71 हमारी रैंक रही। ठीक है, आपको बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, देखिए फिर से हम समझते हैं ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? 1897 में हुई। कहाँ से हुई? एथेंस। सबसे सर्वप्रथम कहाँ से स्टार्ट हुई थी? तो एथेंस। एथेंस कहाँ पर है? तो अभी हाल फिलहाल में क्या हुए हैं? पेरिस ओलंपिक हुए हैं। कौन सा? 33। 33वां।
अब भारत ने इसमें कितने पदक जीते हैं? तो कुल 6। कुल 1 सिल्वर है और बाकी के 5 क्या है? ब्रोंज है। और कौन सा नंबर आया हमारा, कौन सी रैंकिंग आई? 71 हमारी रैंकिंग आई है। नेक्स्ट, इंडिका में मौर्यकालीन भारत का उल्लेख किया है ना, किस द्वारा लिखी है? ठीक है, क्या पूछा है हमसे? इंडिका में मौर्यकालीन भारत का उल्लेख है ना, किस द्वारा लिखी गई? का क्या है? एक पुस्तक का नाम है। क्या है? एक, बताइए कमेंट बॉक्स में जरा। तो यह लिखी थी मेगिस्थ, मेगिस्थ, हाँ किस, मेगिस्थ, क्या लिखी थी? का नामक एक किताब। अगर हम बात करें, यह 5 वर्षों तक मौर्य काल की राजधानी पाटलिपुत्र रहे थे। आई बात आप लोगों को? मेगिस्थिनी कहाँ रहे थे? तो 5 वर्षों तक मौर्य काल की राजधानी पाटलिपुत्र में यह रहे थे। और इनकी किताब का नाम क्या है? इनका। आई बात आप लोगों को? अगर हम फियान की बात करें, फाहियान, अच्छे से इसका प्रोनाउंसिएशन, फाहियान की बात करें, यह भी 3 वर्षों तक कहाँ रहे? यह पाटली, है। अगर हम किंगस्यांग की बात करें, यह हर्षवर्धन के काल में भारत आए थे। आई बात आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब मेगास्थनीज याद रखिए, इंडिका, नीली क्रांति भारत में पहली बार निम्न में से पंचवर्षीय शुरू गई थी। फिर से क्वेश्चन, क्रांति यानी ब्लू पॉल्यूशन भारत में पहली बार निम्न पंचवर्षीय गई। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 7वीं पंचवर्षीय योजना। आई बात आप लोगों को समझ में? 7वीं पंचवर्षीय योजना में क्या किया था? तो नीली क्रांति यानी पॉल्यूशन की स्टार्टिंग करी। क्लियर? चलिए, 5वीं पंचवर्षीय योजना मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कब शुरू हुई थी। हमने क्या पढ़ा था? देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना ये कब शुरू हुई? तो 1951 से 56 के मध्य हुई थी। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? 1956 से 61 के मध्य। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? 1961 से लेकर 66। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था सबसे विफल क्या थी? यह पंचवर्षीय योजना थी। कौन सी? तीसरे नंबर की। क्यों? क्योंकि इसके दो बड़े बड़े युद्ध हो चुके थे, भारत चाइना और भारत पाकिस्तान का। ठीक है, युद्ध हो चुका था, जिसके कारण ये क्या हो गई थी? विफल। जिसके कारण हमने क्या ले लिया था? 3 सालों का गैप ले लिया था। ठीक है, काई में पंचवर्षीय योजना में जो 66 से 69 के मध्य चली थी। आई बात समझ में? अब इसके बाद क्या हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना होगी। चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? तो 69 से 74 तक। आई बात आप लोगों को समझ में? 1969 से ये क्या थी हमारी? चौथी पंचवर्षीय योजना थी। क्लियर हुआ आप लोगों को? अब हम 5वीं की बात करें तो 5वीं का कौन सा सन हो जाएगा? मुझे बताइए जल्दी से।
5वीं पंचवर्षीय योजना, लिखिए इसका सन 1974 से 1970 तक। क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है, पंचवर्षीय योजना कौन सी? 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 1978 तक। क्लियर? चलिए नेक्स्ट करिए। अब देखिए, अगर मैं छठी पंचवर्षीय योजना की बात करूं तो इनका सन लिखिए अब जरा। 180 तो 85 तक, तो 80 तो 85 तक, ये क्या थी? 1980 से लेकर 1985 तक छठी पंचवर्षीय योजना। क्लियर हुआ आप लोगों को? अगर मैं 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात करूं तो 1985 से लेकर 1990। ठीक है, और अगर 8वीं की हम बात करें तो 1992 1992 से लेकर 97 तक, ये क्या थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना थी। आपको इनके जो सन है बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना है। पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। ठीक है, अगर आप दिल्ली पुलिस के पेपर देखेंगे, एसएससी जीडी के पेपर देखेंगे तो आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। आई बात आप लोगों को समझ में? आपको क्या करना है, जितने भी सन है वो अच्छी तरीके से रट लेना है। क्लियर हुआ आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, एक चीज और इसमें, ये पंचवर्षीय योजना हाल फिलहाल में कोई पंचवर्षीय योजना नहीं होती। ठीक है, पंचवर्षीय योजना कौन बना था? योजना आयोग। और योजना आयोग का 2015 में हमने क्या कर दिया? हमने नहीं, हमारी जो सरकार है उन्होंने क्या कर दिया? उसका नाम चेंज कर दिया। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि योजना आयोग का नाम क्या रखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1905 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, बताइए जरा। 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए, उस समय कौन प्रधानमंत्री थे? तो लाल बहादुर शास्त्री। आई बात आप लोगों को समझ में? जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1965 में हुआ था। तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे। ठीक है, अगर हम जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो वैसे तो इन्होंने अपनी पदवी 1947 जब देश आजाद हुआ तभी से संभाल रखी थी। आई बात समझ में? बाकी अगर हमें सन याद करना है तो 1950 से लेकर 1904 तक उन्होंने क्या प्रधानमंत्री की भूमिका निभाई थी। आई बात आप लोगों को समझ में? चलिए, इंदिरा गांधी की अगर हम बात करें तो 1906 से 1977 तक ये भारत की क्या रही थी? प्रधानमंत्री रही थी। ठीक है, और अगर हम लाल बहादुर शास्त्री की बात करें 1964 से लेकर 1966 तक ये क्या रहे थे? भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, लाल बहादुर शास्त्री 2 नंबर के प्रधानमंत्री। और अगर हम राजीव गांधी की बात करें तो इंदिरा गांधी की मृत्यु 1984 में हो चुकी थी। ठीक है, आई बात समझ में? उन्हीं के बाद क्या करा राजीव गांधी, उनके क्या है पुत्र है जिन्हें क्या बना दिया गया था? प्रधानमंत्री बना दिया गया था। तो 1984 से लेकर 1989 तक ये क्या रहे थे? भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। आपको इनके सन बहुत अच्छी तरीके से क्या करना है दोस्तों? याद कर लेना है। क्लियर हुआ आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2024 में महिला प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता था? अच्छा क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है क्योंकि, है ना? जल्दी से बताइए मुझे। 2024 महिला प्रीमियर लीग का खिताब किसका था? ठीक है, क्रिकेट के तो हम सभी शौकीन हैं, है ना? तो इसका उत्तर तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो लिखिए इसका उत्तर। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। ठीक है, आरसीबी ने क्या करा था? 2024 में महिला प्रीमियर लीग का खिताब जीता था। अब किसको हरा कर जीता था? अभी तो कॉमन क्वेश्चन है कि हमें पता है। ठीक है, अब किसको हरा कर जीता था? तो दिल्ली कैपिटल्स को क्या करा था? हरा कर जीता था। कितने विकेट से? तो 8 विकेट से।
8 विकेट से क्या किया था? रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने दिल्ली कैपिटल को 8 विकेट से हराया था। ठीक है, और अगर हम पूछे कि इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, इसका महिला प्रीमियर लीग का, तो दिल्ली में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। ओके। और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की जो कैप्टन थी वो थी प्रीति मंधाना। ये कौन थी? इनकी कैप्टन थी। क्लियर हुआ आप लोगों को? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। भागीरथी नदी पर निर्मित टिहरी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? Okay? बताइए मुझे जल्दी से इसका आंसर। भागीरथी नदी पर निर्मित टिहरी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तराखंड में स्थित। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। कौन सा बांध? तो टिहरी बांध। किस नदी पर है? तो भागीरथी नदी पर है। आया समझ में आप लोगों को दोस्त? अब ये क्या है? दुनिया का सबसे ऊंचा बांध है। क्या है? भारत का ले लो या फिर सब दुनिया का ही ले लीजिए ना, दुनिया का क्या है? सबसे ऊंचा बांध है। क्या है? सबसे ऊंचा बांध है। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे क्या है? बांध कहाँ पर? ये कहाँ है? पंजाब और हिमाचल के बीच। ये पंजाब और हिमाचल के मध्य क्या है? नागला भाकड़ बांध। ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ क्या है? रिहंद। क्या है? रिहंद बांध है। कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में। क्लियर हुआ आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट। 10 मार्च को CISF स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। CISF का आदर्श वाक्य क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे जल्दी से। चलिए पहले मुझे आप कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि CISF की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी। आई बात आप लोगों को समझ में? अगर CISF का फुल फॉर्म बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर। चलिए CISF का फुल फॉर्म बताइए। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। क्या हो जाएगा? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। CISF की फोर्स आपको कहाँ देखने को मिलेगी? बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में देखने को मिलेगी। आई बात आप लोगों को समझ? एयरपोर्ट पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, आप लोगों ने जब एयरपोर्ट आप गए होंगे, ठीक है, तो वहां जो फोर्स खड़ी रहती है उसे हम क्या कहते हैं? ISF कहते हैं। CISF की स्थापना कब हुई थी? तो 10 मार्च 1969 को हुई थी। ठीक है। चलिए, इनका आदर्श वाक्य क्या है? संरक्षण और सुरक्षा। CISF का आदर्श वाक्य क्या है दोस्तों? तो संरक्षण और सुरक्षा। अगर हम मृत्यु पर्यंत कर्तव्य की बात करें तो यह BSF का है। क्या है? BSF का आदर्श वाक्य है। ठीक है। सेवा और निष्ठा ये किसका है? तो RPF का है। ठीक है। CRPF मतलब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। क्लियर हुआ आप लोगों को? CRPF का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। और BSF का बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। आई बात आप लोगों को समझ में? ठीक है। SSC GD की एग्जाम अगर आप क्लियर करते हैं तो आपको इन्हीं की पोस्ट मिलेगी। ठीक है। पोस्ट आपको किसकी मिलेगी? CISF BSF की पोस्ट आपको मिलेगी। ठीक है। चलिए, भारत का प्रथम समुद्रीय राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो कहाँ स्थित? देखिए प्रश्न क्या कहना चाह रहा है हमसे।
भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहा है दोस्तों, ये तो कहाँ स्थित है बताइए जरा। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है कच्छ में। कहाँ पर है तो कच्छ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे आईएमपी लिख है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारत का प्रथम, क्योंकि ये पहला है, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो कच्छ में है। अगर हम सुंदरबन की बात करें तो ये कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में। कहाँ स्थित है, बंगाल की खाड़ी में। चिल्का, चिल्का झील तो क्या है, ओडिशा में है। ठीक है, कहाँ है, उड़ीसा। निकोबार द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह के तीन द्वीपों का नाम बदल दिया गया था, कब तो 2018 में। ये इंपॉर्टेंट नोट है, आप नोट कर लीजिए। 2018 में, ठीक है, पीएम मोदी जी क्या करा था, तीन तीन द्वीपों के नाम बदल दिए। से कौन से तीन द्वीप, एक तो नील द्वीप, रोज और हेवन। ठीक है, नील का नाम क्या रख दिया था, शहीद द्वीप। ये रोज का नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और अगर मैं हेवन द्वीप की बात करूँ तो इसका नाम रख दिया था स्वराज, स्वराज द्वीप। आई बात आप लोगों को समझ में, ठीक है। देखिए, निकोबार द्वीप समूह में क्या हुआ था, 2018 में प्रधानमंत्री ने इन तीन द्वीपों के नाम बदल दिए थे। नील, नील द्वीप का नाम क्या रखा था, शहीद, क्या रखा था, शहीद द्वीप। रोज द्वीप का नाम क्या रखा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और हेवन, हेवन द्वीप का नाम क्या रख दिया उन्होंने, स्वराज द्वीप। ठीक है, तो ये क्या करना है आपको, अच्छी तरीके से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ी रिफाइनरी कौन सी है। रिफाइनरी मतलब किसी को रिफाइन करना, जैसे हमने सुना होगा रिफाइन ऑयल। ठीक है, मतलब किसी का शुद्धिकरण करना, है ना, उसके सारे एलिमेंट्स क्या करना, निकाल देना। आई बात आप लोगों को समझ में, चलिए, है ना। तो ये किसकी बात कर रहा है, ऑयल, तेल की बात कर रहा। तो भारत में सबसे बड़ी रिफाइनरी कहाँ है, बताइए जरा, कहाँ पर है। सबसे बड़ी की अगर हम बात करें तो वो कहाँ है, जामनगर में। हाँ, सबसे बड़ी रिफाइनरी आपको कहाँ देखने को मिलेगी तो जामनगर। ठीक है, अगर मैं डिगबोई की बात करूँ, ये डिगबोई तो यह कहाँ है, असम में है। डिगबोई ऑयल रिफाइनरी, ठीक है, इसका पूरा नाम अगर हम बताएं तो डिगबोई ऑयल रिफाइनरी हो जाएगा। ठीक है, असम में। ठीक है, और यह पहली है, क्या है, पहली रिफाइनरी है, कब 1901 में बनी थी। कब बनाई गई थी इसको, 1901 में बनाई गई थी। ये क्या है, भारत की पहली रिफाइनरी है। क्या है, भारत की पहली रिफाइनरी कौन सी, तो डिगबोई। आपको अच्छी तरीके से क्या कर लेना है दोस्तों, इसको याद करना है। अगर मैं पारादीप की बात करूँ तो ये कहाँ है, उड़ीसा में है। कहाँ पर है दोस्तों, उड़ीसा में है। ठीक है, और अगर मैं ततीपका की बात करूँ तो यह है आंध्र प्रदेश। क्लियर। ठीक है, हमें याद कर लें, सबसे बड़ी रिफाइनरी कहाँ पर है तो जामनगर। जामनगर कहाँ है तो गुजरात। ठीक है, पर अगर मैं पहली की बात करूँ, देखो सबसे बड़ी कौन सी है, जामनगर ऑयल रिफाइनरी। अगर मैं सबसे पहली की बात करूँ तो वो है डिगबोई। डिगबोई कहाँ पर है, असम में है। ठीक है, और कब स्थापना हुई थी इसकी तो 1901 में हुई थी। ततीपका की बात करूँ तो ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। पारादीप की बात करूँ तो कहाँ है, उड़ीसा में है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, COP 28 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, जल्दी से मुझे बताइए। COP 28,
देखिए COP 28 का मतलब, कॉप का मतलब क्या होता है, कमेंट में बताइए जरा। चलिए पहले मुझे आप लोगों से जानना है कि आप कितना जानते हैं। बताइए मुझे, COP 28 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। जब भी आप ये कॉप वर्ड सुनेंगे, कौन सा वर्ड, COP, कॉप, है ना, तो इसका मतलब होता है क्लाइमेट चेंज। क्या होता है, क्लाइमेट चेंज। यह किसकी बात कर रहा है, क्लाइमेट चेंज यानी हमारी जलवायु परिवर्तन। किसकी बात करता है, जलवायु परिवर्तन, हमारे क्लाइमेट चेंज की बात कर रहा है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ना, आई बात समझ में, एसिड रेन, और हम क्या कह सकते हैं, जितने हमारे समुद्र का लेवल है वो क्या हो रहा है, दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है ना। धूप बहुत ज्यादा तेज हो रही है, जिससे क्या हो रहा है, हमारी ग्लोबल वार्मिंग, बहुत ज्यादा गर्मी पैदा हो रही है। आई बात आप लोगों को समझ में, गर्मी पैदा होगी तो क्या होगी, हमारे जो ग्लेशियर्स है वो क्या होंगे, पिघलेंगे। ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो क्या होगा, समुद्र का जो पानी का लेवल है वो क्या होगा, दिन ब दिन बढ़ते जाएगा। अगर समुद्र के पानी का लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, जो पानी होगा वो क्या होगा, धरती पर आना शुरू हो जाएगा। मतलब आसपास के जितने भी क्षेत्र है समुद्र के, वो क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे उसके अंदर जाना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो लोग कहाँ होंगे, अंदर, सिटी के अंदर ज्यादा आना शुरू होंगे, ठीक है। सिटी का दबाव क्या होगा, बढ़ते जाएगा। आई बात समझ में, तो इतनी चीजों को रोकने के लिए, प्रदूषण को रोकने के लिए, ठीक है ना, COP 28, ये 28 तो इसका संस्करण था। कॉप मीटिंग होती है, अब ये जो कॉप मीटिंग होती है, ये क्या होती है, हर देशों के क्या होते हैं, मेंबर्स आते हैं और मीटिंग करते हैं, ठीक है। तो इस वर्ष जो हुई थी COP 20, क्या हुई थी, COP 28, तो ये कहाँ हुई थी, UAE, है ना, यूनाइटेड एमिरेट अरब में हुई थी। ये क्या हुई थी, मीटिंग हुई थी। आपको बहुत, कॉप का मतलब आपको अच्छी तरीके से याद रख लेना है, ये किससे रिलेटेड है, तो जलवायु परिवर्तन से है। क्लियर हुआ आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन। गौतम बुद्ध ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, शॉर्ट मोक्ष, ठीक है। चलिए, गौतम बुद्ध ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। कुशीनगर कहाँ स्थित है, बताइए जरा। कुशीनगर कहाँ स्थित है दोस्तों, तो यह है उत्तर प्रदेश। कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है, क्या, तो कुशीनगर। आई बात आप लोगों को समझ में, कुशीनगर। क्लियर। अगर हम बिहार की बात करें तो यहाँ क्या है, बोध गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति। यहाँ पे गौतम बुद्ध को क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। और अगर हम नेपाल की लुम्बिनी की बात करें, नेपाल की लुम्बिनी की बात करें तो यहाँ पे इनका क्या हुआ था दोस्तों, जन्म हुआ था। किनका, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी। अब लुम्बिनी कहाँ पर है, तो नेपाल में है। आई बात आप लोगों को समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक थी, कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे जरा, है ना। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक थी। तो अगर हम सबसे अधिक की बात करें, वो थी उत्तर प्रदेश। हाँ, सबसे अधिक की अगर हम बात करें तो सबसे अधिक किसकी, तो उत्तर प्रदेश की, ये तो कितनी थी, उत्तर प्रदेश 0.49%,
भारत के कुल 16.49% कहाँ निवास करते थे? तो उत्तर प्रदेश में निवास करते थे। तो फर्स्ट क्या हो गया? उत्तर प्रदेश। अगर हम सेकंड नंबर की बात करें तो सेकंड है महाराष्ट्र। क्लियर हुआ? दूसरे नंबर क्या हो गया? महाराष्ट्र। और तीसरा नंबर है बिहार। बिहार क्या हो जाएगा? तीसरा नंबर। ठीक, चलिए। तो हमारे पहले नंबर पे क्या है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितनी जनसंख्या निवास करती है? 6.49% एज अकॉर्डिंग टू 2011 के जनगणना के अनुसार। आई बात समझ में आप लोगों को? और महाराष्ट्र का स्थान कौन सा है? सेकंड। और बिहार तीसरा। चलिए एक और चीज समझिए, अगर हम पूरे विश्व की बात करें, पूरे विश्व में देखिए, अगर हम 2011 की जनगणना की बात करें तो हमारा जो भारत देश वो दूसरे स्थान पर था। पहला क्या था? चीन था, चाइना था। ठीक है, और 2011 की बात करी, मैं अभी की बात नहीं कर रही हूँ। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारा भारत देश दूसरे स्थान। ठीक है, पर अभी कौन सा बन गया है? पहले स्थान में। काय में? तो जनगणना, जनसंख्या के साथ। ठीक है, तो अगर 2011 की मैं बात करूं तो विश्व का 17.7%, ठीक है, लोग भारत में निवास करते। ठीक है, थे मैंने इसलिए लिख लिया है क्योंकि भैया अब ये बढ़ चुका है डाटा। आई बात आप लोगों को समझ? बट आपको याद रखना है कि 2000 की सेंसस यानी जनगणना के अनुसार विश्व की 17.7% लोग भारत में निवास करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान में निहित अनुच्छेद 12 से 35 डैश से संबंधित है। परसों की क्लास अगर आपने देखी होगी, ठीक है, तो मैंने फिर से इसके बारे में आपको बताया था। तो जल्दी से आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। संविधान में निहित अनुच्छेद 12 से 35 डैश से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? ये है मौलिक अधिकारों से संबंधित है। मौलिक अधिकार ये क्या है? 12 से 35 अनुच्छेद में है। कौन से भाग में? तो भाग 3 में। भाग 3। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगर हम मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो क्या है? 51A। अब 51A में भी ए से लेकर के तक। क्लियर? चलिए, अगर मैं सिटीजनशिप की बात करूं तो क्या आपको 5 से लेकर 11 अनुच्छेद तक दिखेंगे? 5 से 11 अनुच्छेद। क्लियर दोस्तों आपको? अगर मैं पंचायती राज की बात करूं तो अनुच्छेद 240। ठीक है, रट लेना है अपन को। आई बात समझ में? चलिए, पंचायती राज की बात करूं तो ये कौन सा अनुच्छेद में है? 243 अनुच्छेद में है। सिटीजनशिप की बात की जाए तो 5 से लेकर 11 अनुच्छेद में क्या किया गया है? सिटीजनशिप की बात की गई है। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में है? इसको जोड़ा गया है। ठीक है, कौन से संविधान संशोधन द्वारा? तो 42 पे संविधान संशोधन। है, और सन है 1976 में। क्या करा गया है? मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। ठीक है, जब स्टार्टिंग में क्या है, अगर जब संविधान बनाया गया था तो मौलिक कर्तव्य नहीं थे। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में इसको जोड़ा गया। कौन सी कमेटी द्वारा? स्वर्ण सिंह कमेटी। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये स्वर्ण सिंह कमेटी द्वारा क्या मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? कई में 51A में जोड़ा गया। वो भी कहाँ से कहाँ तक? ए से के तक। क्लियर आप लोगों को? चलिए, अगर मैं मौलिक अधिकारों की बात करूं तो 12 से 35 अनुच्छेद। ठीक है, भाग कौन सा? नेक्स्ट क्वेश्चन। कोलार गोल्ड फील्ड में स्थित है। कोलार का के, गोल्ड का जी, और फील्ड का एफ, यानी KGF। देखी होगी आप लोगों ने, है ना? चलिए,
मुझे बताइए केजीएफ यानी कोलार गोल्ड फील्ड कहाँ स्थित है? जल्दी से बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, जल्दी बताइए। तो ये कहाँ स्थित है? कर्नाटका में। आपने जब पिक्चर देखी होगी तो बड़ी सोने की खदानें देखी होगी, बहुत सोना था वहां पर। तो हालांकि वो मूवी है, हमें मूवी पे नहीं जाना है, ठीक है। बाकी जितना सोना वहां दिखाया गया हाल में भी इतना है, ठीक है। तो कहाँ पर है ये? कर्नाटका में है, ठीक है। बाकी हम इतनी ज्यादा माइनिंग वहां नहीं कर सकते, नहीं कर सकते क्योंकि अगर हमारी धरती को हम इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे तो ग्लोबल वार्मिंग में क्या होगी? दिक्कत आ जाएगी। आई बात समझ में? पहले हमारा ग्लोब क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा वार्म हो रहा है, गर्म हो रहा है। हम और ज्यादा माइनिंग करेंगे जिससे क्या होगा? ये दिक्कत पैदा हो जाएगी। ये तो कोलार गोल्ड फील्ड कहाँ पर है? तो कर्नाटका में है। क्लियर हुआ आप लोगों को? चलिए, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो अभी जस्ट हमने यहाँ पढ़ा था कि पन्ना क्या है? पन्ना, पन्ना में क्या है? हीरे की खदानें हैं। आंध्र प्रदेश, चलिए कमेंट में मुझे बताइए आंध्र प्रदेश क्या है? तो यहाँ पे क्या है? कुल। क्लियर हुआ आप लोगों को? चलिए, कोलार गोल्ड फिर केजीएफ कहाँ पर है? तो यह है कर्नाटका में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रण उत्सव कहाँ मनाया जाने वाला उत्सव है? बताइए जरा। रण उत्सव कहाँ मनाए जाने वाला उत्सव है? रण उत्सव कहाँ बनाते हैं? रण उत्सव तो ये बनाते हैं गुजरात में। कहाँ बनाते हैं दोस्तों? गुजरात में। क्या बनाते हैं? रण उत्सव बनाते हैं। क्लियर हुआ आप लोगों को? चलिए, हिमाचल में क्या बनाते हैं? कुल्लू, कुल्लू फेस्टिवल। ठीक है। राजस्थान में गंगोर। हो गया। यहाँ पे मनाली भी बनाते, कुल्लू मनाली नाम सुना होगा, बाकी इनके फेस्टिव भी है ये, कुल्लू मनाली फेस्टिवल। चल, और राजस्थान में गंगोर पुष्कर मेला। क्लियर। मध्य प्रदेश में क्या मनाते हैं हम? मालवा उत्सव। ठीक है। और यहाँ पर क्या लगता है हमारे उज्जैन में? कुंभ मेला। को उज्जैन मेला भी कहते हैं। क्लियर। चलिए, रणोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो गुजरात में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू फेस्टिवल, मनाली फेस्टिवल, राजस्थान में गणगौर पुष्कर मेला, मध्य प्रदेश में मालवा उत्सव और कुंभ मेला जो कहाँ पर है? उज्जैन मेले, उज्जैन में मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द्रोणाचार्य पुरस्कार को दिया जाता है। द्रोणाचार्य कौन थे? द्रोणाचार्य याद कीजिए जरा। द्रोणाचार्य पुरस्कार दे रहे हैं तो द्रोणाचार्य भी कौन थे? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए द्रोणाचार्य कौन थे? पांडवों और कौरवों के गुरु थे। कौन थे? गुरु थे, ठीक है। कोच कह सकते हैं हमको, है ना? तो कौन थे? ये किन्हें दिया जाएगा? कोच। आई बात समझ में? चलिए, और अगर हम इसकी बात करें तो पहला यानी फर्स्ट, पहला द्रोणाचार्य अवार्ड बी भागवत को दिया गया था। आई बात आप लोगों को समझ में?
द्रोणाचार्य अवार्ड सबसे पहले किसको दिया गया था? तो बी भागवत को दिया गया था। ठीक है, चलिए। एम्पायर को नहीं दिया जाता, ठीक है, खेल संपादक को भी नहीं और खिलाड़ियों को भी नहीं। ठीक है, खिलाड़ी जो रहते हैं वो अलग अलग फील्ड के, जैसे हमने कल बात करी थी। फुटबॉल में कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो बेगम हजरत महल दिया जाता है। आई बात समझ में? टेनिस की बात करें तो कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो रामानुजन दिया जाता है। ठीक है, ऐसे आपको याद कर लेना है। चलिए, 1947 में पहली बार तिरंगा कहाँ फहराया गया था? उत्तर दीजिए मुझे। 1947 में सबसे पहले तिरंगा कहाँ फहराया गया था? 1947 में पहली बार तिरंगा कहाँ फहराया गया था? तो ये फहराया गया था लाल किला दिल्ली में। कहाँ पर दोस्तों? तो लाल किला दिल्ली में क्या किया गया था? पहली बार तिरंगा फहराया गया था। आई बात आप लोगों को समझ में? चलिए, चलिए, अब ये गेटवे ऑफ इंडिया ये कहाँ पर है? तो यह मुंबई में। कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। ठीक है, हुसैनी वाला बॉर्डर पंजाब में स्थित। कहाँ है हुसैनी वाला बॉर्डर? पंजाब में स्थित है। और ये क्या लिखा है? सेलूर जेल। क्या है? सेलुलुर जेल। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। आई बात आप लोगों को समझ में? चलिए वापस रिपीट करते हैं। 1940, अच्छा, 1947 में क्या हुआ था? तो हमारा देश क्या हुआ था दोस्तों? आजाद हुआ था ना। दिनांक क्या है? 15 अगस्त। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या हुआ था दोस्तों? आजाद हुआ था। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ। ओके, 1947 में पहली बार तिरंगा कहाँ फहराया गया था? तो लाल किला। बहुत बहुत गंदा हो चुका है, एक मिनट, आपको आंसर ऐसे हम इसको ढूंढेंगे, अब आपको पता चल जाए। है ना, कहाँ फहराया गया था? तो लाल किला दिल्ली में। ये क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, और आपको ये भी याद रखना है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो यह मुंबई में स्थित है। क्लियर हुआ दोस्तों? आपको आशा करती हूँ आज मैंने आपको जितने प्रीस प्रश्न पढ़ाए हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। रोज हमारी 20 क्वेश्चन की ऐसे ही सीरीज चलती रहेगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है? रोज 8 बजे सुबह लाइव हमारी क्लास को ज्वाइन करना है, और जितने क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ाती हूँ, है ना, मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगी? जीएस पढ़ाऊंगी, मैथ्स पढ़ाऊंगी। ठीक है, और रीजनिंग वाले सर है ना, जीएस वाली साइंस वाली मैम है, आपको जितने रोज के 20 करवाएंगे, तो आपको डेली बेसिस पे सॉल्व करना है ना। वीडियो को आप 2 से 3 बार देखिए और अपने मन से लगाने की भी कोशिश करिए। आई बात आप लोगों को समझ में? और आपको क्या करना है? इनको सॉल्व करना है।